नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा कौल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। दो गुटों में विवाद के बाद जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को किया गया हैक। पीएम मोदी के झूठ और छल से भाजपा का डूबता जहाज नहीं बचा, कहा गुलाम नबी आजाद ने। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को जमात व जेकेएलएफ से दूरी बनाने के निर्देश। टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, वटाली की करोड़ों की संपत्ति अटैच। एसडीएम ने सैन्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के लिए लिखा खत। और दूसरे दिन भी माता वैष्णो देवी के दरबार के पास जंगलों में संदिग्धों के खिलाफ चला तलाशी अभियान। अब समाचार विस्तार से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की आधिकारिक वेबसाइट को कुछ असामाजिक तत्वों ने हैक कर लिया है। उस पर बीफ के मुद्दे पर कुछ चीजें डालकर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है और धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी भी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत साइबर क्राइम सेल में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। मामले की जांच की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को उड़ान फेस्ट के दौरान छात्रों के दो गुटों में हाथापाई हो गई थी, जिसका बीच बचाव यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया था। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को फेक न्यूज बनाकर चलाया, जिसमें बताया गया कि जम्मू के छात्रों ने केरल के छात्रों को देशद्रोही कहा और उन पर हमला किया। सूत्रों के अनुसार इस हाथापाई के दौरान दोनों गुटों के कुछ छात्र भी घायल हो गए थे। हैकर ने अपना नाम केरला साइबर वॉरियर बताया है। उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक करने की वजह एबीवीपी और आरएसएस को बताया है और कहा कि हमारे केरला के छात्रों को बीफ खाने वाले, देशद्रोही, जेएनयू के साथ सहानुभूति रखने वाला बताया गया है। हैकर ने विश्वविद्यालय के वीसी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्रों की शिकायत दर्ज करने से मना किया और धमकी दी कि अगर कोई छात्र शिकायत करेगा तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। हैकर ने चेताया है कि एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े जिन छात्रों ने अटैक किया है उनको निलंबित नहीं किया गया तो वो वायरस अटैक करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कश्मीर के बिगड़ते हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। देश और राज्य के लोग बीजेपी को माहौल खराब करने के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ और छल से बीजेपी के डूबते जहाज को नहीं बचाया जा सकेगा। जनता को झूठ का एहसास हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होगी। आगामी लोकसभा चुनाव शोषण और उत्पीड़न की राजनीति को हराने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि पूरा देश केंद्र के अहंकार के कारण काफी हद तक झुलस गया है। सभी दावे चुनावी लाभ हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं। लोगों को भगवा पार्टी को करारा जवाब देने का ये बेहतर मौका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही राज्य का भला कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के सभी योजनाओं की पोल खोलकर जनता के सामने रख दी है। आजाद ने कहा कि चुनाव आयोग को गलत बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं और मोदी पर 1 महीने तक चुनाव प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों को प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी तथा जेकेएलएफ से दूर रहने को कहा है। सरकार ने हिदायत दी है कि यदि कोई भी कर्मचारी इनकी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष रूप से इन प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों में शामिल होता है या उससे संबंध रखता है तो उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 के तहत कार्रवाई होगी। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, एमडी तथा डीडीसी को कहा गया है कि वे अपने मातहतों को इस बारे में सूचित कर दें। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दोनों संगठनों पर बैन लगाए जाने के बाद राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित डीसी तथा पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसके तहत जमात से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त की गई थी। टेरर फंडिंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का अभियान जारी है। इसी कड़ी में टीम ने कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली के खिलाफ फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने उसकी 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया है।
कश्मीरी मूल के कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली के 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बता दें कि कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की काफी संपत्ति हरियाणा के गुरुग्राम में भी मौजूद है। ईडी की टीम ने पहले भी गुरुग्राम में उसकी एक संपत्ति को अटैच किया था। ईडी के मुताबिक जहूर अहमद शाह वटाली का संबंध कई आतंकी संगठनों के साथ है, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात-उद-दावा सहित कई आतंकी संगठन शामिल हैं। आरोप है कि जहूर इन सभी आतंकी संगठनों के लिए हवाला के जरिए फंड की व्यवस्था करता था। ईडी ने इस बार कार्रवाई करते हुए उसकी 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और एनआईए की टीम ने जहूर के खिलाफ पहले मामला दर्ज किया था। जहूर का लश्कर चीफ हाफिज मोहम्मद सैयद के साथ बेहद नजदीकी रिश्ता है। उसके संबंध मोहम्मद यूसुफ उर्फ सलाहुद्दीन से भी बताए जाते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम में लश्कर प्रमुख हाफिज सैयद से जुड़ा एक विला जब्त कर लिया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये विला भी श्रीनगर के कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली का था, जिसे हाफिज सैयद ने फंड दिया था। जम्मू कश्मीर में डोरू के एसडीएम गुलाम रसूल वानी ने काजीकुंड के एसएचओ को सेना के कुछ जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत दी है। उनका आरोप है कि कुछ आर्मी के जवानों ने नेशनल हाईवे पर उनके व उनके कर्मचारियों के साथ हाथापाई की है। पुलिस को दी तहरीर में एसडीएम ने आरोप लगाया है कि कुछ सैन्य कर्मियों ने करीब आधे घंटे तक बंदूक की नोक पर उन्हें और उनके कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा। उनकी गाड़ी और अन्य सामानों की जबरन छानबीन की गई। सामानों को क्षतिग्रस्त भी किया गया और चुनाव के डेटा को भी नष्ट किया गया। विरोध करने पर सेना के जवानों ने अपने हथियारों के सेफ्टी लॉक हटाते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अनंतनाग जिले के डिप्टी कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद ही सेना के जवानों ने उन्हें छोड़ा। जानकारी के अनुसार घाटी में मंगलवार को जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि चुनाव ड्यूटी पर थे, उनके साथ सेना के जवानों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। अनंतनाग जिले के डोरू के एसडीएम गुलाम रसूल वानी ने बताया कि दलवाच इलाके में उनके साथ सेना के कुछ जवानों ने मारपीट की। गुलाम रसूल वानी लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण कश्मीर में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात एसडीएम वानी ने कहा कि सेना के जवानों के अन्य कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर गाड़ी से बाहर निकाला और चुनाव सामग्री से भी छेड़छाड़ की थी। वैष्णो देवी यात्रा के प्रमुख पड़ाव सांची छत के आसपास जंगलों में सुरक्षा बलों ने दूसरे दिन भी संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया। दूसरी ओर स्थिति को देखते हुए एहतियातन बंद किए गए अर्धकुंवारी भवन प्राचीन मार्ग को दोपहर के बाद भक्तों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। इस बीच जंगलों में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। गौरतलब है कि सांची छत टावर के जरिए संदिग्धों की मौजूदगी के संकेत मिले थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया गया। एहतियातन अर्धकुंवारी से भवन जाने वाले प्राचीन मार्ग को बंद कर दिया गया था। दोपहर करीब 3 बजे हालात सामान्य नजर आने पर इस मार्ग को फिर से भक्तों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। साथ ही सुबह भैरव मंदिर के दर्शन को जाने वाले भक्तों की वापसी बैटरी कार मार्ग से ही संभव हो रही थी, जबकि दोपहर को प्राचीन मार्ग खुलने के बाद भक्तों को राहत मिली। इसके बाद बड़ी संख्या में भक्त भैरव मंदिर के बाद प्राचीन मार्ग से वापसी करते देखे गए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और उसने जम्मू में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों को होशियार रहने की हिदायत जारी कर दी है। इसी के साथ प्रशासन की तरफ से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं और वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा, जिसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं और इन चुनावों को लेकर पोलिंग पार्टियों को उनके पोलिंग बूथों की तरफ रवाना कर दिया गया है। दूसरे चरण का मतदान उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय सीट और श्रीनगर संसदीय सीट के लिए कल हो रहे हैं। चुनाव में 350 कंपनियों को तैनात किया गया है। इनमें उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय सीट के चुनाव के लिए 132 कंपनियां तैनात की गई हैं। आज एकजुट जम्मू द्वारा अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा ने पत्रकारों के माध्यम से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखनूर के ढूमी में अपने संबोधन में जिस प्रकार अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने की बात पर बल दिया है, उससे जम्मू और पूरे देश के राष्ट्रवादी लोगों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर वे दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो त्वरित तौर पर इन दोनों अनुच्छेदों को खत्म करें। एकजुट जम्मू की विंडिकेशन हुई है जब से प्रधानमंत्री ने कठुआ में आके, अखनूर में आके टोटल पॉलिसी रिवर्सल किया है जम्मू कश्मीर को लेके।
एकजुट जम्मू पिछले 1 वर्ष से जिन इश्यूज़ को पॉइंट आउट कर रहा था और जिन इश्यूज़ की जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था, बहुत हर्ष की बात है कि भारत की राजसत्ता ने और प्रधानमंत्री ने उन इश्यूज़ को उसी तरीके से, उसी पर्सपेक्टिव में अडॉप्ट किया है। बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 35 और 370 को ख़त्म करने की बात की है और एक्सप्लेनेशन ये दी है कि आर्टिकल 35 और 370 सेसेशनिज्म को प्रमोट करता है। हम शुरू से ये कह रहे थे कि आर्टिकल 35 और 370 सेसेशनिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन कोई भी उसे दिल्ली में मानने के लिए तैयार नहीं था। ये मेजर शिफ्ट जो हुई है, पॉलिसी शिफ्ट जो हुई है, सस्टेन्ड एफर्ट जम्मू के लोगों के द्वारा, एकजुट जम्मू के माध्यम से और जम्मू के और विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसका हम वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं कि आप अपने इन वायदों पे अब खरा उतरिए, आप प्रधानमंत्री बनिए और बनते ही तत्काल प्रभाव से आर्टिकल 35 और 370 को खत्म करिए। हमें बहुत खुशी है ये जान के कि पूरे स्टेट एपरेटस में ये चेंज आई है। केवल प्रधानमंत्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के ब्लॉग्स भी आप देखिए, वो भी क्लियरली ये कहते हैं कि इंडियन नेशन और भारतीय लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला आर्टिकल है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ, इसीलिए ये खत्म होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू में फिर से सक्रिय होने के कारण रात को जम्मू में भारी बारिश हुई, जिससे जहां लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, वहीं उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिली और बारिश ने उन्हें फिर से सर्दी का एहसास करा दिया। अगर देखा जाए तो ये बारिश बाकी सब्जियों के लिए लाभदायक है, लेकिन गेहूं की पकी फसल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। काफ़ी गर्मी जो थी वो एकाक हो गई थी और क्योंकि कल से बारिश हो रही है तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। पहले एसी का भी इस्तेमाल करने लगे थे और फिलहाल एसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रिस्पाइट ज़रूर मिला है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें तो जो फसलें हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। कई लोगों ने अपनी फसल इसमें काट के रखी हुई है, उनकी फसल ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो खड़ी फसल है वो भी लोग नहीं काट पा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो नुकसान हो ही रहा है। और क्योंकि अब हम अगर गूगल पे देखें तो गूगल अभी ये शो कर रहा है कि बारिश 2 से 3 दिन और हो सकती है, तो उस लिहाज में मौसम तो ज़रूर ठंडा हो जाएगा, मगर नुकसान जो है ना फसलों का वो काफ़ी हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो पानी है, वाटर लॉगिंग की समस्या भी बहुत जगह पे हो रही है। खास करके अगर आप ड्राइव करके आते हैं सड़कों पर तो जो गड्ढे पहले थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो गाड़ी है वो किस खड्डे में किस वक्त फंस जाती है, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। ऊपर से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परेशानी है। वोटिंग जो है वो चल रही है, कल इलेक्शन होने हैं, कल वोट पड़ना है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर आना है और वोट करना है। और पोलिंग बूथ जो है वो हमारे इस तरह के तो होते नहीं है कि वहाँ पर आपको शेड्स मिलेंगे। तो अपने आप में इस वक्त जो बारिश है वो परेशानी ज़्यादा कर रही है और उसका जो मैं कहूँगा कि जो एक रिलैक्सिंग पॉइंट है वो यही है कि गर्मी से निजात मिली है। सांबा जिले की ब्लॉक सुम में थोड़ी सी बारिश होने से नालियों का गंद रोड पर आ जाता है। लोगों का कहना है कि आज़ादी के 71 साल बाद भी हम लोग कुछ परिस्थितियों के गुलाम हैं। अक्सर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विकास की बातें करते हैं और गांव को शहर से जोड़ने की बात को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। सुम क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत है, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सांबा से लेकर सुम के सड़क का काम लगभग 2 साल से चल रहा है, लेकिन सड़क कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रोड का काम बड़ी धीमी गति से लगा हुआ है और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो मिट्टी वाली जगह है, कच्ची जगह है, वहाँ पे आरबीएम डाला जाए। कम से कम बारिश के मौसम में गाड़ी जो है वो सुचारू ढंग से चल सके, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज़ को आने में बड़ी दिक्कत आती है और मरीजों को खासकर सांबा तक जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो वहाँ पे जो कट हो सकते थे, सीधा हो सकता था रोड, बिल्कुल भी उन्होंने वहाँ पे कट नहीं किए। जैसे ओल्ड पुराना रोड था, पुराना सर्वे था, वहीं पर इन्होंने रोड बनाया हुआ है। कहीं से भी इन्होंने सीधा करने की कोशिश नहीं की। जहाँ पर डाउन्स थे उनमें भराई नहीं की, जहाँ पे हाइट्स थी वो कट नहीं की। इन्होंने बिल्कुल वैसे का वैसा रखा जो कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक। महावीर जयंती पर आज जैन महासभा जम्मू की तरफ से कर्ण मार्केट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक लंगर भी लगाया गया, जिसमें जैन समुदाय के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया और भगवान महावीर की पूजा अर्चना की और उनकी महिमा का बड़ा गुणगान किया। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत मुबारक। ये भगवान का जन्मदिन जो है हम हर साल पंप एंड शो के साथ मनाते हैं और पूरा जैन समाज इकट्ठा होकर
कुछ ना कुछ उनके गीत गाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, लंगर लगाते हैं, लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में शांति रहे और सब जीव जो है सुखी जीवन व्यतीत करें। रघुनाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें समिति के प्रधान का कहना था कि जम्मू मंदिरों का शहर है, लेकिन मंदिरों के रखरखाव की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है और इन मंदिरों की अनदेखी हो रही है। समिति ने सरकार से अपील की कि जिस तरह माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया गया है, उसी तरह जम्मू के सभी मंदिरों का एक अलग बोर्ड बनाया जाए जो इन मंदिरों की सही देखभाल कर सके। जितने भी मंदिर धर्मा ट्रस्ट के अंदर हैं, उनका एक बोर्ड बनाया जाए। हमने मांग की है, गवर्नर साहब से मेमोरेंडम दिया है, बार बार दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इनका जो बोर्ड है, माता वैष्णो देवी जैसे बोर्ड बना है वैसे ही इनका बोर्ड बने, ताकि इनकी जो देख रेख है, इनकी मैनेजमेंट है, इसमें पारदर्शिता हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और ये एक मंदिरों का विकास हो सके। हमारी 15 दिन का हमें समय दिया हुआ है, अगर नहीं लिया, नहीं बना या गवर्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम मजबूर हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर गवर्नर हाउस के बाहर हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एजिटेशन करेंगे। आरएसएस व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किश्तवाड़ आतंकी हमले में शहीद आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा की याद में संजय नगर चौक से कैंडल मार्च निकाला, जिसमें शामिल लोगों ने चंद्रकांत शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि दी और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। कॉर्पोरेटर जयदेव शर्मा भी कैंडल मार्च में शामिल थे और ये कैंडल मार्च डिगियाना में जाकर संपन्न हुआ। तरह से किश्तवाड़ के अंदर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो हमारे सेवा पर सह प्रमुख थे, वहाँ उनका जिस तरह से आतंकवादियों ने उनकी हत्या की, उसके विरोध में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये कैंडल मार्च एक रोष के रूप में निकाला जा रहा है। उसके अंदर आज सभी यहाँ के नागरिक इकट्ठे होकर और कैंडल जलाकर चंद्र प्रकाश जी को अपने दुखी मन से, दिल की गहराइयों के साथ उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज इस विषय के ऊपर हमारा ये कैंडल मार्च 2618वीं महावीर जयंती पर आज जैन समुदाय की तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद शमशेर सिंह मनहास व जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान भगवान महावीर के जीवन पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया व भगवान महावीर के आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील की गई। के हक्कू स्टेडियम जम्मू में शहीद भगत सिंह सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुई, जिसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले दिन भी कुछ टीमों में हॉकी का मैच खेला गया, जिसमें टीमों ने खुलकर अपने खेल का मुजाहिरा किया। जो संस्था बनी है, ये हर साल जूनियर की टूर्नामेंट कराती है, इस साल भी करा रही है। इस साल भी 16 टीमें तकरीबन आई है इनकी टूर्नामेंट में। बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं, छोटे बच्चों का टूर्नामेंट कराते हैं। छोटे लोग ये छोटे लड़कों को सिलेक्ट करते हैं ताकि उससे अच्छा रिजल्ट आए। हमें भी बहुत खुशी है कि सोसाइटी की ये सारे लड़कों को इकट्ठा करके, छोटे लड़कों को इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट। ग्रामीण विकास विभाग आरएसपुरा की तरफ से 3 दिवसीय कैंप का आयोजन कर नवनिर्वाचित पंचों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, ताकि पंच इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सके। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीत कर आए पंचों को जानकारी दी जा रही है कि वे लोगों को किस प्रकार योजनाओं के बारे में जानकारी दें।
जो न्यूली अभी इलेक्टेड पंच जहाँ होकर आए हैं, हमारे ये 3 दिन की ट्रेनिंग है और हमारे 2 बैच जहाँ चल रहे हैं और 3 दिन की फर्स्ट बैच की हमने 10 पंचायतों की ट्रेनिंग जो शुरू की है। जो हमारे गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी से हमें इंस्ट्रक्शन जो है तो इनको जो पंच ले आए हैं इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो डिपार्टमेंट की जो स्कीमें हैं इन तक पहुँचे। जो गवर्नमेंट की मंशा है कि जो पंचायत लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो या स्कीमें जो वो जाएं ताकि लोगों की जो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। जो भी फंड जाता है वो पंचायत के माध्यम से, पंचों के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो उसकी पंचायत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करवाए। सुपर जिला डोडा एजुकेशन जोन बागवा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धंधल को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल किए जाने की मांग की जा रही है। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धंधल काफी पुराना स्कूल है और आज तक स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। लोगों ने कहा कि यहाँ के बच्चों को 8वीं पास करने के बाद बहुत दूर स्कूल में अपनी पढ़ाई को करने के लिए पैदल जाना पड़ता है और रास्ते में बहुत सारे नाले पार करने पड़ते हैं। लोगों ने कहा कि इससे पहले जिला डोडा के बहुत सारे स्कूलों को अगर सरकार द्वारा अपग्रेड किया गया तो इसे क्यों अपग्रेड नहीं किया गया। लोगों ने इस बारे में गवर्नर सत्यपाल मलिक, डीडीसी डोडा से मांग करते हुए कहा कि इस स्कूल को जल्दी अपग्रेड किया जाए। मेरी उम्र इस वक्त 60 से ऊपर है और मैंने इस स्कूल में 5th क्लास तक पढ़ा था। यानी 60 साल गुजर चुके, न यहाँ कोई बिल्डिंग अच्छी बनी, ना यहाँ कोई अपग्रेडिंग का मसला हुआ। जो भी हुकूमत आई, जो भी कोई यहाँ ऑफिसर आया, उसने इसको पुश्ते पस्त में डाल दिया। ना यहाँ कोई बच्चों का इंतज़ाम है, ना कोई स्टाफ का इंतज़ाम है। और हम 1947 की तरफ से ही उसी दौर की तरफ से आज भी गुजर रहे हैं। हमारे साथ जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारे साथ सोती माँ का सलूक किया। हम खास करके आजकल गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं और खुसूसन मैं धंधल की आवाम की तरफ से भी गवर्नर साहब को अपील करता हूं कि यहाँ इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 गुटों में विवाद के बाद जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को किया गया हैक। पीएम मोदी के झूठ और छल से भाजपा का डूबता जहाज नहीं बचा, कहा गुलाम नबी आजाद ने। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को जमात व जेकेएलएफ से दूरी बनाने के निर्देश। टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, वटाली की करोड़ों की संपत्ति अटैच। एसडीएम ने सैन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के लिए लिखा खत। और दूसरे दिन भी माता वैष्णो देवी के दरबार के पास जंगलों में संदिग्धों के खिलाफ चला तलाशी अभियान। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।